हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका साइंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। माई सेल्फ दिनेश चावला फ्रॉम जीएमसी बूंदी। और आज अपन चैप्टर पढ़ेंगे मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें अपन एनसीईआरटी की 11th लाइन कवर करेंगे और इसको फास्टली अपन रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक रहेंगे यहाँ पर। पहला टॉपिक रहेगा पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तीसरा टॉपिक के अपने पास में युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, चौथा टॉपिक रहेगा अपने पास में आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सारे टॉपिक आपके एनसीईआरटी के अनुसार है। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा निषेचन व अंतरोपण। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा सगर्भता एवं भ्रूणीय परिवर्धन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, और लास्ट का टॉपिक रहेगा आपके पास में प्रसव व दुग्ध श्रवण। ठीक है, इन टॉपिक को अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला टॉपिक पढ़ते हैं अपन यहाँ पर पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आपसे पूछे ये स्थित कहाँ पर है भाई? श्रोणी क्षेत्र में। स्थित कहाँ पर है? श्रोणी क्षेत्र में, पेल्विस रीजन में। ठीक है, अच्छा पेल्विस रीजन कहाँ पर होता है भाई? कमर वाले क्षेत्र में। ठीक है, श्रोणी क्षेत्र में स्थित है पुरुष जनन तंत्र। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं भाई? एक जोड़ा वर्षण आते हैं, सहायक नलिकाएं आती हैं। ठीक है, ग्रंथियां आती है, और क्या आती है? बाह्य जननेंद्रिया। ठीक है, ये किस में आती है? अपने पास में पुरुष जनन तंत्र में। ठीक है, पहले स्टार्ट करें अपन क्या, किसके बारे में? वर्षण के बारे में। ठीक है, फिर नलिकाएं पढ़ेंगे, ग्रंथियां पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा है क्या? वर्षण। पहला टॉपिक के अपने पास कौन सा? वर्षण टेस्टिस। ठीक है, अच्छा आपसे पूछे वर्षण कहाँ स्थित है भाई? वर्षण कहाँ है भाई? उदर गुहा से बाहर, उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित है। ठीक है, अच्छा उदर गुहा, उदर गुहा कौन सा भाग होता है? जो पेट वाला भाग होता है। ठीक है, पेट वाले भाग के बाहर। ठीक है, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, एक थैली में स्थित होते हैं। और थैली का नाम क्या होता है यहाँ पर? वर्षण कोष। वर्षण कोष, कोष का मतलब क्या होता है भाई? थैला होता है। ठीक है, तो वर्षण का थैला, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपन यहाँ पर स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। तो आपसे पूछे वर्षण किस कोष में स्थित है, क्या बोलोगे? वर्षण कोष। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको अपन? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। अच्छा, शरीर से बाहर इसलिए स्थित है ताकि शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान को कम बनाए रख सके। और कितना तापमान कम बनाए रख सके? यहाँ पर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ये कम बनाए रख सके। क्लियर है? ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा है कम तापमान शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अच्छा वर्ष आपसे पूछे वर्षण की लंबाई कितनी है भाई? 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्षण की चौड़ाई कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर। वर्षण का आकार कैसा है भाई? अंडाकार। ठीक है, वर्षण इंग्लिश में क्या बोला अपन इसको? टेस्टिस बोला। ठीक है, किस कोष में स्थित है? वर्षण कोष में। लंबाई कितनी है? 4 से 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर। वर्षण का आकार कैसा है भाई? अंडाकार है। ठीक है, टेम्परेचर कितना कम बनाए रखते हैं ये उदर गुहा के बाहर होने पर? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं अपन यहाँ पर वर्षण में क्या क्या मिलता है अपन को। वर्षण टेस्टिस बोला था इसको। वर्षण, वर्षण में क्या मिलती है अपन को? वर्षण पालिकाएं। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, कितनी होती है वर्षण में? 250 होती है। ठीक है, अच्छा फिर इसके अंदर क्या मिलती है अपन को? शुक्रजनक नलिकाएं। कितनी मिलती है? 1 से लेकर के 3। ठीक है, अगर वर्षण पालिका 1 है, ठीक है, तो शुक्रजनक नलिका भी कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, अब ये टोटल कितनी है? 250 है। ठीक है, 250 है। अगर ये 1 है तो ये भी कितने, ये कितने हो जाएगी अपने पास में? ये 250 थी, और ये कितने हो जाएगी अपने पास में? 250। ठीक है, अगर ये अपने पास में इसके अंदर 2 है तो कितनी हो जाएगी? ये 500 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसके अंदर ये 3 है तो कितनी हो जाएगी अपने पास में? 750। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के 3 तक क्या मिलती है अपन को? शुक्रजनक नलिकाएं। इसे कितने भाग करते हैं अपन यहाँ पर? 2 भाग करते हैं, आंतरिक और बाह्य। शुक्रजनक नलिका के 2 भाग करते हैं, आंतरिक और बाह्य भाग। ठीक है, आंतरिक भाग में भी 2 प्रकार की कोशिकाएं, बाह्य भाग में भी 2 प्रकार की कोशिकाएं। आंतरिक में जो कोशिका है ना, वो कोशिका कौन सी? एक तो नर जर्म कोशिका, मेल जर्म सेल। दूसरी कोशिका कौन सी है? सर्टोली कोशिका। आपसे पूछे नर जर्म कोशिका क्या काम करती हैं? शुक्राणु बनाती हैं। कौन सा विभाजन करके? अर्धसूत्री विभाजन करके। क्या बनाती हैं? शुक्राणु निर्माण करती हैं। ठीक है, सर्टोली कोशिका क्या करती है? जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं और शुक्राणु को भी पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं? सर्टोली कोशिकाएं। कौन से भाग में है? आंतरिक भाग में है। आंतरिक भाग किसका है? ये शुक्रजनक नलिकाओं का है। शुक्रजनक नलिकाएं कहाँ पर है भाई? वर्षण पालिकाओं में। वर्षण पालिकाएं कहाँ है? वर्षण में है। ठीक है, अच्छा बाह्य भाग, बाह्य भाग में 2 प्रकार की कोशिकाएं,
पहली कोशिका कौन सी? लीडिंग कोशिकाएं। पहली कोशिका कौन सी? लीडिंग कोशिकाएं, जो एक हार्मोन बनाती है। हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन। एंड्रोजन को और क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर? टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं? पुंजन बोलते हैं, ठीक है। वर्षण हार्मोन, नर हार्मोन, ठीक है, ये सारे एंड्रोजन इसी के नाम है, ठीक है। लीडिंग कोशिकाएं इसको स्रावित करती हैं, ठीक है। अच्छा, और कौन सी कोशिकाएं होती हैं यहाँ पर? प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं भी होती हैं। कौन से भाग में? बाह्य भाग में। बाह्य भाग किसका? शुक्रजनक नलिकाओं का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर वर्षण सहायक नलिकाएं, वर्षण सहायक नलिकाएं, ठीक है। अच्छा, पहली जो नलिका आ रही है ना, कौन सी आ रही है? वर्षण जालिका। पहले है वर्षण जालिका, उसके बाद में कौन है? शुक्रवाहिका, उसके बाद में कौन है? अधिवर्षण, उसके बाद में कौन है? शुक्रवाहक, ठीक है। देखो इधर यहाँ पर देखना, ध्यान देना। ये वर्षण, वर्षण में क्या है? ये शुक्रजनक नलिकाएं। ये क्या है? शुक्रजनक नलिकाएं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? वर्षण जालिकाएं। क्या है ये? वर्षण जालिका, ठीक है। वर्षण जालिका के बाद में ना ये वाला भाग, ये वाला भाग कौन सा है? शुक्रवाहिका। कौन सा भाग है? शुक्रवाहिका, ठीक है। और शुक्रवाहिका की ये जो इस शुक्रवाहिका के बाद में जो भाग आ रहा है ना, ये भाग कौन सा है? अधिवर्षण। कौन सा भाग है? अधिवर्षण, ठीक है। ये अधिवर्षण, और अधिवर्षण के बाद में जो भाग आता है, कौन सा भाग आता है यहाँ पर? शुक्रवाहक, ठीक है, जो शुक्राणुओं को आगे लेकर के जाता है, ठीक है। तो वर्षण सहायक नलिकाएं कितने प्रकार की है भाई? 4 प्रकार की है। वर्षण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवर्षण और शुक्रवाहक, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? रेटाटेस्टिस, वास फ्रेंचिया, एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस, ठीक है। समझ गए? क्लियर है? यहाँ पर जो ये वर्षण का जो कोष है, इसको क्या बोलते हैं? वर्षण कोष, ठीक है। वर्षण कोष, स्क्रोटम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर वर्षण सहायक ग्रंथियां, वर्षण में कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां यहाँ पर होती हैं, ठीक है। 3 ग्रंथियां होती हैं। कितनी ग्रंथियां होती हैं? 3 ग्रंथियां होती हैं। पहले कौन सी है? शुक्राशय है। पहले कौन सी? शुक्राशय है। दूसरी कौन सी है? कंद मूत्र पथ ग्रंथि। तीसरी कौन सी अपने पास में? अच्छा, ये रही एक। अगली कौन सी है? पुरुष ग्रंथि, ठीक है। 3 ग्रंथियां हैं। कौन सी अपने पास में? पहली शुक्राशय, बल पुरुष, और तीसरी कौन सी? कंद मूत्र पथ ग्रंथि। इंग्लिश में क्या नाम है इनका? सेमाइनल वेसाइकल। पुरुष को क्या बोलते हैं अपन? प्रोस्टेट बोलते हैं। और कंद मूत्र पथ ग्रंथि को क्या बोलते हैं अपन? बल्बो यूरिथ्रल। आप इनको ऐसे ध्यान रखना। पहली पुरुष शुक्राशय, पहली तो कौन सी है? शुक्राशय। दूसरी कौन सी है? पुरुष है। और तीसरी कौन सी है? कंद मूत्र पथ ग्रंथि, ठीक है। अच्छा, शुक्राशय होती है जोड़ी में होती है, ठीक है। एक जोड़ा शुक्राशय होती है, ठीक है। ग्रंथियां जो शुक्राशय है वो जोड़ी में है, ठीक है। लेकिन पुरुष ग्रंथि जोड़ी में नहीं होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखने लायक है, ठीक है। ये पुरुष ग्रंथि यहाँ पर जोड़ी में नहीं होती है, ठीक है। और कंद मूत्र पथ ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, ये भी किसमें होती है? यहाँ पर जोड़ी में होती है, ठीक है। इनके जो स्राव है किसका निर्माण करते हैं? शुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। इंपॉर्टेंट है, नीट में प्रश्न पूछा गया है। फ्रक्टोज, कैल्शियम +2 और कुछ क्या होता है इसमें? एंजाइम होते हैं, ठीक है। किसमें? जो ये ग्रंथियां स्रावित कर रही है, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? कंद मूत्र पथ ग्रंथि, ठीक है। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि क्या करती है? मैथुन के दौरान सीसन में स्नेहन, ठीक है, सीसन में लुब्रिकेशन प्रदान करती हैं, ठीक है। कौन सी ग्रंथि यहाँ पर? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, ठीक है। ग्रंथियों को देख लेते हैं अपन कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। पहली कौन सी थी? शुक्राशय। देखो इधर ये जो ग्रंथि दिख रही ना, ये जो ग्रंथियां, ये कौन सी यहाँ पर? शुक्राशय। यहाँ लिखा है कौन सी ग्रंथि? शुक्राशय। उसके बाद में कौन सी ग्रंथि है? पुरुष ग्रंथि है, प्रोस्टेट, ठीक है। ये जो तितली के आकार की दिखाई दे रही है ना, ये कौन सी ग्रंथि अपने पास में? प्रोस्टेट। कौन सी है? प्रोस्टेट। हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरुष ग्रंथि, ठीक है। और बाद में जो छोटी सी बना रखी है यहाँ पर, ये कौन सी? कंद मूत्र पथ ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। कोई दिक्कत? क्लियर है? ग्रंथियां कितनी है? 3 है, ठीक है। पहली कौन सी? शुक्राशय। दूसरी कौन सी है? प्रोस्टेट। तीसरी कौन सी है? बल्बो यूरिथ्रल। जोड़ी में कौन सी नहीं है भाई? जोड़ी में कौन सी नहीं है? प्रोस्टेट ग्रंथि जोड़ी में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, इनके स्राव में क्या क्या है? फ्रक्टोज है, और क्या है? कैल्शियम +2 है, और क्या है? एंजाइम है। याद रखना, नीट में काफी बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अपन यहाँ पर ग्रंथियों को दोबारा देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ये जो ग्रंथि दिखाई दे रही है, ये कौन सी अपने पास में? शुक्राशय। ग्रंथियां कितनी थी? 3 ग्रंथियां थी। ये शुक्राशय है, ठीक है। ये जो दिखाई दे रही है अपने पास में सिंगल है, ये कौन सी ग्रंथि है? प्रोस्टेट। कौन सी है? प्रोस्टेट, ठीक है। और यहाँ पर जो ये ग्रंथि है, ये कौन सी? यहाँ पर कंद मूत्र पथ ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, ठीक है। यहाँ पर ये वर्षण, ठीक है। ये जो कोष है, कौन सा कोष है? ये वर्षण कोष, ठीक है।
वर्षण कोष, ठीक है। अच्छा, यहाँ से शुक्राणु को लेकर के जा रहा है, कौन लेकर के जा रहा है? शुक्रवाग, ठीक है। देखो इधर ये मूत्राशय के ऊपर लूप बना रहा है ये, ठीक है। मूत्राशय के ऊपर घूमता हुआ ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ से कौन किसके स्राव आते हैं? शुक्राशय के, ठीक है, ये यहाँ तक आते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है? मूत्राशय, ठीक है। मूत्राशय से इधर क्या आएगा? मूत्र आएगा, ठीक है। मूत्राशय से इधर से मूत्र आएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से ना क्या आता है? यहाँ पर क्या आता है? वीर्य आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ही मार्ग है, ठीक है। नर में किसका मार्ग? मूत्र का मार्ग, मूत्र का मार्ग प्लस वीर्य का मार्ग, वो एक ही होता है, वो एक ही होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मूत्राशय यहाँ से अपने मूत्र लेकर के आएगा, ठीक है। और इधर से क्या आएंगे? शुक्राणु आएंगे। और इधर सारी जो भी शुक्राशय जो ग्रंथि जो भी स्राव करेगी स्राव, वो यहाँ से आएंगे, ठीक है। और कहाँ पर आकर मिल जाएंगे? ये मूत्र मार्ग में। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है अपने पास में दूसरा टॉपिक है स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अपन ने पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये भी कहाँ पर स्थित है? श्रोणी क्षेत्र में, कमर वाले भाग में ये भी स्थित है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? एक जोड़ा अंडाशय, वहां पर क्या आए थे? एक जोड़ा वृषण आए थे, ठीक है। और क्या आएगी यहाँ पर? एक जोड़ा अंडवाहिनियाँ, एक जोड़ा अंडाशय आएंगे, एक जोड़ा अंडवाहिनी आएगी, ठीक है। और क्या आएगा? एक गर्भाशय आएगा, ठीक है। क्या आएगी? और एक गर्भाशय ग्रीवा आएगी, ठीक है। एक योनि होगी यहाँ पर। और क्या होगा यहाँ पर? बाह्य जननेंद्रिया, ठीक है। ये किस में आएंगे? यहाँ पर स्त्री जनन तंत्र में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। और ये जो सारे अंग है ना, ये सारे अंग किसके साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़े होते हैं भाई? स्तन ग्रंथियों के साथ में, ठीक है। यहाँ लिखा है सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों के साथ में संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे अंग, ठीक है। अच्छा, ये जो सिस्टम पूरा बना हुआ है, ठीक है, ये किसके लिए सहायता करता है? अंडोत्सर्ग, निषेचन, गर्भता, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल में सहायता मिलती है, ठीक है। ये सारा सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है? स्तन ग्रंथियों के साथ में संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से, ठीक है। ध्यान रखना। आगे देखो इधर, ये अपने पास में क्या है भाई? मादा जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, ठीक है। ये गर्भाशय है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पर अंडवाहिनियां हैं, ठीक है। ये दोनों अंडवाहिनियां हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? यहाँ पर अंडाशय, ठीक है। ये गर्भाशय, ये क्या है? यहाँ पर योनि है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो अंग है इसके साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़े होते हैं भाई स्तन ग्रंथियों के साथ में, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। आगे डायग्राम को अपन और डिस्कस कर लेंगे। देखो भाई, पहले बात करें अपन किसकी? अंडाशय की। किसकी बात कर रहे हैं? अंडाशय की, ठीक है। अंडाशय, आपसे पूछे अंडाशय की लंबाई कितनी होती है भाई? 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अंडाशय की लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। और क्या है? अंडाशय प्राथमिक लैंगिक होते हैं। स्त्रियों में इस अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, ठीक है, जो क्या बनाते हैं यहाँ पर? स्त्री युग्मक। स्त्री युग्मक कौन सा होता है? अंडाणु होता है, ठीक है। और क्या बनाता है? ये स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से भाई? एक तो कौन सा यहाँ पर? एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। और कौन सा होता है भाई? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अच्छा, 2 हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन बनाते हैं अंडाशय, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और क्या बनाते हैं यहाँ पर? स्त्री युग्मक। स्त्री युग्मक कौन सा होता है? अंडाणु होता है, ठीक है। अच्छा, स्थित कहाँ पर? ये उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक स्थित होते हैं, ठीक है। क्योंकि अंडाशय किस में है भाई? जोड़ी में है ना, एक जोड़ी होता है, ठीक है। यानी कि कितने होते हैं? 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है। तो उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अंडाशय की लंबाई कितनी थी? 2 से 4 सेंटीमीटर। वहां पर वृषण की लंबाई कितनी थी भाई? कितनी थी? 4 से 5 सेंटीमीटर। और वहां पर वृषण की चौड़ाई कितनी थी? कितनी थी भाई? बताना कमेंट करके। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखा है क्या? अंडाशय जुड़े होते हैं किससे? श्रोणी भित्ति। श्रोणी भित्ति और गर्भाशय से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? यहाँ पर स्नायु द्वारा, लिगामेंट के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है।
किससे? श्रोणि भित्ति और गर्भाशय से। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये स्नायु लिगामेंट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और अंडाशय क्या होता है? पतली उपकला से यहाँ पर ढके हुए होते हैं, ठीक है। अब अंडाशय में जो अंडाशय पिटिका होती है, ठीक है, अंडाशय पिटिका के दो भाग करते हैं अपन, ठीक है। बाहर वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं? परिधीय भाग, ठीक है। और अंदर वाला भाग कौन सा? यहाँ पर आंतरिक भाग। परिधीय भाग को अपन और क्या बोलते हैं? यहाँ पर वल्कुट बोलते हैं, ठीक है। और आंतरिक भाग को अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर मध्यांश बोलते हैं, ठीक है। अंडाशय पिटिका का बाहरी भाग, परिधीय भाग, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई? वल्कुट बोलते हैं, ठीक है। और अंडाशय पिटिका का आंतरिक भाग, इसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर मध्यांश बोलते हैं। आपसे पूछे अंडाशय की लंबाई कितनी है भाई? 2 से 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। श्रोणि भित्ति से जुड़े होते हैं, किसके द्वारा? स्नायु द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। उदर के निचले भाग के और होते हैं, ये 2 होते हैं, ठीक है, दोनों साइड में होते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? ये स्त्री युग्मक बनाता है। कौन सा स्त्री युग्मक? अंडाणु बनाता है, ठीक है। और स्टेरॉयड हार्मोन कौन कौन सा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ये निर्माण करते हैं, ठीक है। और आपसे पूछे प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है? अंडाशय है। किसमें? स्त्रियों में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें अपन यहाँ पर अंडवाहिनी की। अंडवाहिनी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अपन फटाफट से इसको रिवीजन करते हैं चैप्टर को। अंडवाहिनी, आपसे पूछे अंडवाहिनी की लंबाई कितनी है भाई? 10 से 12 सेंटीमीटर। अंडवाहिनी की लंबाई कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और अंडवाहिनी अंडाशय की परिधि, अंडाशय की परिधि से कहाँ तक जाती है? गर्भाशय तक जाती है, ठीक है। यानी कि अंडाशय के पास वाला जो भाग होगा अंडवाहिनी का, वो कौन सा होगा? प्रारंभिक भाग होगा। क्लियर है? ठीक है। फिर यहाँ लिखा है क्या? अंडाशय के पास वाला जो हिस्सा होता है वो शुरुआती हिस्सा है, प्रारंभिक हिस्सा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर कीपक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कीपक बोलते हैं। कीपक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम, ठीक है। अच्छा, कीपक में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये अंडवाहिनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ वाला भाग कौन सा होता है? यहाँ पर कीपक होता है। और कीपक में अंगुली समान सदृश कुछ संरचनाएं निकली होती हैं, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर झालर बोलते हैं। झालर या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिमरी बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से चलती रहती है, ठीक है, इस तरह चलती रहती है। और ये क्या करती है? यहाँ पर किसको पकड़ने में सहायता करती है? अंडाणु को। जब भी अंडोत्सर्ग होता है तो अंडाणु को पकड़ने में सहायता करती हैं। कौन करती है भाई? यहाँ पर झालर। कौन करती है? झालर। झालर को और क्या बोलते हैं अपन? यहाँ पर फिमरी बोलते हैं, ठीक है। और फिमरी कहाँ से आई है? कीपक से आई। और कीपक किसका भाग है भाई? अंडवाहिनी का भाग है। अंडवाहिनी का कौन सा भाग है? प्रारंभिक या अंतिम भाग है? प्रारंभिक भाग है। कौन सा भाग है? प्रारंभिक भाग है। फिर यहाँ पर कीपक, कीपक जो है इनफंडीबुलम, जो अंडवाहिनी का प्रारंभिक भाग है, अंडाशय की परिधि के पास में है, ठीक है। कीपक अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है। उस चौड़े भाग को अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर तुम्बिका। क्या बोलते हैं? तुम्बिका। या फिर क्या बोलते हैं इसको अपन? एम्पुला, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर कौन सा भाग है? यहाँ पर एक टॉपिक यहाँ पर लिखा है क्या? संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ को और क्या बोलते हैं अपन? इस्टमस। अभी संकीर्ण पथ क्या होता है भाई? अंडवाहिनी का अंतिम भाग, फेलोपियन ट्यूब का जो अंतिम भाग होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? संकीर्ण पथ बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं अपन? यहाँ पर इस्टमस बोलते हैं। इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? इस्टमस बोलते हैं, ठीक है। इसमें संक्रिय अवकाशिका होती हैं, ठीक है, ल्यूमेन होती हैं, जो क्या करती हैं? अंडवाहिनी को जोड़ती है। किससे? गर्भाशय से जोड़ती है। आपसे पूछे अंडवाहिनी का अंतिम भाग कौन है भाई? संकीर्ण पथ। इसको अपन और क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इस्टमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्टमस बोलते हैं, ठीक है। अंडवाहिनी का प्रारंभिक भाग कौन सा है? कौन सा है भाई? कीपक है। कीपक और क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर? इनफंडीबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम। जिससे क्या निकले होते हैं? अंगुली के समान कुछ संरचनाएं निकली होती हैं, ठीक है, जो कि इस तरह से चलती रहती हैं, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर झालर। क्या बोलते हैं? झालर। या फिर क्या बोलते हैं? इंग्लिश में फिमरी बोलते हैं, जो किसमें सहायता करती हैं? अंडाणु को संग्रहित करने में सहायता करती है। जब भी क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है भाई? 10 से 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये क्या है? अंडवाहिनी है। ये अंडवाहिनी है, ठीक है। अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है? ये अंडवाहिनी लंबाई कितनी इसकी? 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इस वाले भाग को अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर कीपक। क्या बोलेंगे? कीपक। इस वाले भाग को, एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, चलो, इस वाले भाग को अपन क्या बोलेंगे भाई? यहाँ पर कीपक। कीपक या इनफंडीबुलम। इससे जो निकली हुई स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, इनको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर झालर। क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या हो गया ये? हाँ, इनको अपन क्या बोलते हैं? झालर बोलते हैं। झालर, फिमरी। झालर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? यहाँ पर फिमरी यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला भाग कौन सा अपने पास में? कीपक है, जो अंडवाहिनी का प्रारंभिक भाग है। अच्छा, जो अंतिम भाग होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? संकीर्ण पथ इस्टमस, ठीक है, जो अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ता है।
ठीक है, क्लियर है। अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन कौन सा है इसमें, गर्भाशय। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाले स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है अपने पास में, गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, यूट्रस। क्या बोलते हैं, यूट्रस। ठीक है, अच्छा गर्भाशय को और क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, बच्चादानी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, वोम बोलते हैं। गर्भाशय का आकार कैसा होता है भाई, उल्टी नाशपाती के समान। ठीक है, गर्भाशय का आकार ऐसा दिखाई देता है जैसे उल्टी नाशपाती रखी हुई हो। ठीक है, अच्छा ये जुड़ा होता है किससे, श्रोणी भित्ति से। श्रोणी भित्ति से किसके द्वारा जुड़ा होता है, ये स्नायु लिगामेंट के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है, पतली ग्रीवा, ठीक है, पतली ग्रीवा खुलती है, किसमें खुलती है, योनि में। गर्भाशय की गर्दन कौन है, पतली सी ग्रीवा है। ठीक है, जो किसमें खुलती है, यहाँ पर योनि में खुलती है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, हाँ ये गर्भाशय। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, ये गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा खुल रही है किसमें, ग्रीवा नाल में। ठीक है, और बाद में किसमें खुल रही है, ये योनि में खुल रही है। ठीक है, तो गर्भाशय किसमें खुलता है, पतली ग्रीवा किसमें खुल रही है, यहाँ पर योनि में खुल रही है। ठीक है, इसकी ग्रीवा को अपन और क्या बोलते हैं यहाँ पर, ग्रीवा की गुआ। गुआ किसमें खुलती है, यहाँ पर ग्रीवा नाल में। किसमें खुलती है, ग्रीवा नाल में। और ग्रीवा नाल और योनि मिलकर के गर्भाशय की ग्रीवा नाल, ये ग्रीवा नाल और योनि मिलकर के, ग्रीवा नाल और योनि मिलकर क्या बनाती है, यहाँ पर जन्म नाल, बर्थ के नाल। इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया है। जन्म नाल का निर्माण कौन करती है, ग्रीवा नाल और योनि। ग्रीवा नाल किसकी है भाई, ग्रीवा नाल किसकी है, ग्रीवा की गुआ को अपन क्या बोल दिया, ग्रीवा नाल बोल दिया। ठीक है, ग्रीवा किसकी है भाई, गर्भाशय की जो ग्रीवा है, ग्रीवा की गुआ को अपन क्या बोल दिया, ग्रीवा नाल। और ग्रीवा नाल प्लस योनि क्या बन गया यहाँ पर, जन्मनाल। ठीक है, जन्मनाल क्या बोल दिया इसको, बर्थ कैनाल। ठीक है, फिर देख रहे गर्भाशय में कितनी परतें हैं भाई, गर्भाशय में परतें कितनी है भाई, 3 परतें। गर्भाशय में परतें कितनी है, 3 परतें। पहला जो सबसे स्टार्टिंग वाली जो परत होती है, झिल्लीमय परत होती है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। सबसे बाहरी स्तर को अपन क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, मध्य मोटा चिकना पेशीय स्तर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। गर्भाशय में परतें कितनी है भाई, 3 परतें। पहली कौन सी है, पेरीमेट्रियम। दूसरी कौन सी है, मायोमेट्रियम। और सबसे आंतरिक ग्रंथिल परत जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके काम क्या क्या है। जो मायोमेट्रियम होती हैं, मायोमेट्रियम प्रसव के दौरान इसमें क्या होते हैं, जोरदार संकुचन होते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रसव हो जाता है। तो आपसे पूछे गर्भाशय की कौन सी परत, गर्भाशय की कौन सी परत प्रसव के लिए जिम्मेदार होती है भाई, जिसमें प्रसव के दौरान संकुचन होते हैं, कौन सी परत है भाई, मायोमेट्रियम। कौन सी परत है, मायोमेट्रियम। अच्छा, आर्तव चक्र के दौरान जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं वो किसमें होते हैं, यहाँ पर एंडोमेट्रियम में। किसमें होता है, एंडोमेट्रियम में। क्लियर है, आगे बढ़े। गर्भाशय में कितनी परतें हैं, 3 परतें, पेरी, मायो और एंडो। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। प्रसव के दौरान कौन सी परत काम में आ रही है, यहाँ पर मायोमेट्रियम। और किसके दौरान, आर्तव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किसमें हो रहे हैं, यहाँ पर एंडोमेट्रियम में। क्लियर है। जन्म नाल का निर्माण कौन कर रही है भाई, ग्रीवा नाल और योनि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्त्री बाह्य जननेंद्रिया कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा है भाई, जगनसेल, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, जगनसेल क्या होते हैं, यहाँ पर वसा में ऊतकों की एक गद्दी होती है। ठीक है, जिसमें वसा में ऊतक भरे होते हैं। ठीक है, जो अच्छा इसमें और क्या होते हैं, यहाँ पर त्वचा और जगन बालों से ये ढकी हुई होती है। ठीक है, कौन, जगनसेल को इंग्लिश में क्या बोल दिया अपन ने, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, फिर इसके नीचे वाले भाग कौन से होते हैं, यहाँ पर वृद्ध बगोश। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा। ये क्या होता है, ऊतकों का मांचल वलन। ठीक है, ऊतकों का एक फोल्ड होता है। ठीक है, जो जगन सेल से कहाँ होता है, थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, और योनि द्वार को ये घेरे हुए होते हैं। ठीक है, कौन, वृद्ध बगोष्ठ। पल्ली बाह्य जननेंद्रिय कौन सा है, जगन सेल, दो त्वचा और जगन बालों से ढकी हुई है। ठीक है, फिर कौन है, वृद्ध बगोष्ठ, ऊतकों का एक जोड़ा है। ठीक है, इसको ऊतकों का मांचल वलन है। ठीक है, और जगन सेल से नीचे तक ये फैले होते हैं। ठीक है, आगे आ रहा है कौन सा, लघु बगोष्ठ, लेबिया माइनोरा। यहाँ लिखा है ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है, और किसके नीचे है ये, वृद्ध बगोष्ठ के नीचे, लेबिया मेजोरा के नीचे है। कौन है, लेबिया माइनोरा। सबसे पहले बाह्य जननेंद्रिय जगनसेल, मॉन्स प्यूबिस, उसके बाद में लेबिया मेजोरा, उसके बाद में लेबिया माइनोरा।
और उसके बाद में आ रहे हैं यहाँ पर क्या, योनि छद हाइमेन, ठीक है, जो किसको घेरे हुए होती हैं, योनि द्वार को घेरे हुए होती हैं, ठीक है। किताब में लिखा है कि योनि छद हाइमन सामान्यतः प्रथम मैथुन के दौरान ये ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा पूरी तरह से सत्य नहीं है, ठीक है। ये किसी भी कारणवश टूट सकती हैं, ठीक है, जैसे घुड़सवारी से टूट सकती है, ठीक है, घुड़सवारी से, ठीक है, या फिर जोरदार धक्के लगने से या फिर गिरने से भी ये टूट सकती है, ठीक है। अच्छा, और किससे टूट सकती है, टेम्पोन घुसड़ने से भी ये टूट सकती है। कौन, योनि छद, ठीक है। तो योनि छद नीट में प्रश्न पूछा गया है, योनि छद हाइमन, ठीक है, कौमार्य का सूचक नहीं है, योनि छद कौमार्य का वास्तविक सूचक नहीं है, ठीक है। अगला जो स्ट्रक्चर है कौन सा यहाँ पर, बग शेप को और क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, क्लाइटोरिस, ठीक है, जो किसके समान होती है, छोटी अंगुली के समान संरचना होती है। कौन सी संरचना, बग शेप को और क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, क्लाइटोरिस, ठीक है, जो कहाँ पर है भाई, दो लघु बगोष्ठ कौन से है भाई, लेबिया माइनोरा, ठीक है। लघु बगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास में स्ट्रक्चर है कौन सी, बग शेप को और क्या बोल दिया अपने, क्लाइटोरिस। समझ गए। तो पहले जो भाई जनेंद्र, पहले कौन सी, जगनसेल, उसके बाद में लेबिया मेजोरा, उसके बाद में लेबिया माइनोरा, फिर कौन आ गए, हाइमेन, फिर उसके बाद में कौन आ गया यहाँ पर, क्लाइटोरिस। आपसे पूछे क्लाइटोरिस कहाँ पर है भाई, दो लघु बगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास में, ठीक है, और छोटी अंगुली के समान संरचना है, ठीक है। और जो बगशेप है ये नर के शीशन के समजात भी होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया इसको, चलो आगे आ रहा है टॉपिक, स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड, ठीक है, जो सभी मादा स्तनधारियों का लक्षण है, ठीक है। ये बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत आती है, ठीक है। स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का ये लक्षण होता है, ठीक है। अच्छा, स्तन ग्रंथि किताब में कुछ उल्टा पुल्टा कैसे भी मतलब जो लिखा हुआ है वो तो आपको आसानी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैंने आपको इजी वे में यहाँ पर समझा कर लिखा है, ठीक है। तो जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, स्तन ग्रंथियों में क्या होते हैं यहाँ पर, ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में क्या भरे होते हैं, वसा, क्या भरी होती है, वसा। पहले क्या है, ग्रंथिल ऊतक और वसा। अब इसमें क्या है यहाँ पर 15 से 20 क्या है, स्तन पालियों में विभक्त होता है। जो ग्रंथिल ऊतक होता है, ठीक है, ये किसमें विभक्त होते हैं, यहाँ पर 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं, कोशिकाओं के गुच्छ, इनको अपन क्या बोलते हैं, कुपिकाएं, क्या बोलते हैं, कुपिकाएं। पहले कौन आए, ग्रंथिल ऊतक, उसके बाद में 15 से 20 स्तन पालियां आ गई, ठीक है। इसके बाद में क्या है, कोशिकाओं के गुच्छ हैं। अब इन गुच्छों को अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कुपिकाएं बोल रहे हैं, ठीक है। और कुपिकाओं की कोशिकाएं क्या बनाती है, दुग्ध बनाती हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है कुपिकाओं की कोशिकाओं से क्या होता है, दुग्ध स्रावित होता है, ठीक है। जो कहाँ इकट्ठा होता है भाई, कुपिका की गुहाओं में एकत्रित होता है, ठीक है। उसके बाद में कुपिकाएं खुलती हैं किसमें, स्तन नलिका में, किसमें, स्तन नलिका में। स्तन नलिका खुलेगी किसमें, स्तन वाहिनी में। स्तन वाहिनी के बाद में वृद्ध स्तन तुम्बिका, उसके बाद में दुग्ध वाहिनी, और दुग्ध वाहिनी के बाद में निप्पल चुचुक के द्वारा दुग्ध यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। दोबारा मैं बता देता हूँ, पहले क्या है यहाँ पर स्तन ग्रंथि में ग्रंथिल ऊतक के बाद में क्या है 15 से 20 स्तन पालियां आई, उसमें क्या है कोशिकाओं के गुच्छे हैं, गुच्छों को अपन क्या बोल दिया, कुपिकाएं बोल दिया, ठीक है। कुपिकाओं ने क्या बनाया यहाँ पर, दुग्ध बनाया, ठीक है, जो कुपिकाओं गुहा में एकत्रित हो गया, ठीक है। ये खुली किसमें खुली भाई, स्तन नलिका में खुली। स्तन नलिका किसमें खुली, स्तन वाहिनी में। वाहिनी किसमें खुली, वृद्ध स्तन तुम्बिका में खुली, ठीक है। और ये किसमें खुलेगी, दुग्ध वाहिनी में। और उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर, निप्पल, क्या आएगा, निप्पल, और दुग्ध यहाँ पर स्तन ग्रंथि से बाहर स्रावित हो जाएगा, ठीक है। ये स्तन ग्रंथि का यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पर वसा है, ठीक है। ये जो बना रखे यहाँ पर क्या है, स्तन पाली। देखो यहाँ पर ये पूरी क्या है, स्तन पाली, ठीक है। तो स्तन कुपिका, स्तन नलिका, तुम्बिका, दुग्ध वाहिनी, ठीक है। और चुचुक के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, जो दुग्ध है वो यहाँ पर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है अपने पास में, टॉपिक नंबर कौन सा, ये 3rd है। तीसरा जो टॉपिक है, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। अच्छा, नर युग्मक कौन होता है भाई, शुक्राणु होता है, और मादा युग्मक कौन होता है, अंडाणु। यानी कि नर युग्मक का निर्माण और मादा युग्मक का निर्माण। अच्छा, यहाँ लिखा है युग्मकों का बनना, क्या कहलाता है यहाँ पर, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। नर युग्मक कौन होता है भाई, मेल गैमेट कौन होता है, शुक्राणु होता है।
और मादा युग्मक कौन होता है, फीमेल गैमेट कौन होता है भाई, अंडाणु होता है। कौन होता है, अंडाणु। तो इन दोनों का निर्माण होगा कौन से टॉपिक में, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ लिखा है शुक्राणु बनने को अपन क्या बोलते हैं, शुक्र जनन। क्या बोलते हैं, शुक्र जनन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अंडाणु बनना, ओवम बनना, इसको अपन क्या बोलते हैं, अंड जनन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, oogenesis। क्या बोलते हैं, oogenesis। ठीक है, शुक्राणु बनेगा और अंडाणु बनेगा। ठीक है, यानी कि युग्मक बनेंगे। टॉपिक कौन सा होगा अपने पास में, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, शुक्राणु बन रहा है तो शुक्र जनन और अंडाणु बन रहा है तो अंड जनन। अंड जनन को इंग्लिश में क्या बोल दिया, oogenesis। शुक्राणु बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। पहले बात करेंगे अपन किसकी, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें क्या बनेंगे, यहाँ पर शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है किशोरावस्था के समय शुरू होते हैं क्या बनना, शुक्राणु बनना। ठीक है, यानी कि शुक्र जनन की प्रक्रिया शुरू होगी, कब शुरू होगी, किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, इस दौरान क्या होगा, अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं, मेल जर्म सेल। अच्छा ये बताओ ये कहाँ पड़ती, नर जर्म कोशिकाएं कहाँ पड़ती, शुक्रजनक नलिकाओं के कौन से भाग पड़ती भाई, आंतरिक भाग में। ठीक है, नर जर्म कोशिकाएं, इसको अपन क्या बोलते हैं, और शुक्राणुजन। क्या बोलते हैं, शुक्राणुजन, या फिर क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, में क्या होता है, विभाजन होता है और किसका निर्माण करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। टॉपिक पढ़ रहे कौन सा अपन, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अच्छा इसको स्पर्मेटोगोनिया, पहले कौन है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया को अपन और क्या बोलते हैं यहाँ पर, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल्स। ठीक है, शुक्राणुजन, स्पर्मेटोगोनिया। कौन सा विभाजन करेगी ये, समसूत्री, माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन ये करेगी। ठीक है, और क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। ठीक है, इसमें क्या होगा, अच्छा ये तो होती है यहाँ पर क्या, 2n होती है। क्या होती है, 2n, यानी कि द्विगुणित होती है। ये इसने समसूत्री विभाजन किया तो ये भी क्या होगी अपने पास में, 2n द्विगुणित होगी। अब क्या होगा इनमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, पहला क्या होगा, अठसूत्री विभाजन। ठीक है, तो अठसूत्री विभाजन होता है, ये क्या बन जाएगी यहाँ पर, n बन जाएगी। क्या बन जाएगी, n बन जाएगी। ठीक है, तो पहले कौन है, स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी के बाद में इसमें और एक और क्या हो गया, अठसूत्री हो गया। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड। क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड। इसको अपन हिंदी में क्या बोलता है, शुक्राणु पूर्व, शुक्राणु पूर्व, या फिर क्या बोलते हैं, शुक्राणु प्रसु, शुक्राणु पूर्व या फिर शुक्राणु प्रसु। और स्पर्मेटिड में क्या होगा, विभेदन होगा। विभेदन होने से क्या बन जाएगा, यहाँ पर स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। दोबारा बता देता हूं मैं, अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं, जिसको मैंने क्या बोलता है यहाँ पर, स्पर्मेटोगोनिया। पहले कौन सा विभाजन किया, समसूत्री विभाजन। ठीक है, जिससे क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन से यहाँ पर, अगुणित या द्विगुणित, द्विगुणित है। ठीक है, इसमें कौन सा विभाजन हुआ, अठसूत्री विभाजन हुआ। क्या बन गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, उसके बाद में स्पर्मेटिड और बाद में क्या बन गया, स्पर्म बन गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था अपने पास में जो लाइन डायग्राम है किसका, ये शुक्र जनन का, स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे बढ़ते हैं। देखो इधर अपने देखा अभी, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, फिर उसके बाद में स्पर्म। तो डायग्राम में आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर डायग्राम किसका, ये शुक्रजनक नलिकाओं के आरेखीय काट का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो आप लोग, ये जो है ना यहाँ पर, ये है, ये क्या यहाँ पर, शुक्राणुजन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, शुक्राणुजन के बाद में क्या आएगा, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। ये देखो यहाँ पर प्राथमिक शुक्र कोशिका, इसको और क्या बोला था अपन ने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, उसके बाद में द्वितीयक शुक्र कोशिका, इसके बाद में द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, इसको क्या बोलता है अपन ने, सेकेंडरी, एक मिनट, सेकेंडरी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा भाई, शुक्राणु पूर्व, स्पर्मेटिड। शुक्राणु पूर्व को और क्या बोलता है अपन ने, शुक्राणु परसु, इसको क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पर,
मेटिड, और उसके बाद में क्या आएगा, शुक्राणु स्पर्म। ठीक है, पहले क्या है यहाँ पर शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद में प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, उसके बाद में द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, उसके बाद में शुक्राणु परशु, उसके बाद में शुक्राणु। कुछ इसी प्रकार से शुक्राणु का निर्माण यहाँ पर होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो। आगे जो टर्म दे रखे हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, पहली जो टर्म है यहाँ पर शुक्र जनन, आपको हिंदी में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, इसको इंग्लिश में ध्यान रखना। पहली कौन सी है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ये क्या होती है, नर जन्म कोशिकाएं। नर जन्म कोशिकाएं मतलब स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनना, शुक्राणु बनना। नर जन्म कोशिकाओं से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ये तो स्पर्मियोजेनेसिस है, और ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस तो क्या है भाई, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है भाई, शुक्राणु प्रसु स्पर्मेटिड से। शुक्राणु प्रसु को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, शुक्राणु प्रसु से क्या बनना भाई, शुक्राणु बनना, स्पर्म, स्पर्म बनना। ध्यान देना, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनना, स्पर्म बनना, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है भाई, शुक्राणु प्रसु से स्पर्मेटिड से क्या बनना भाई, स्पर्म बनना, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर, वीर्य सेचन। वीर्य सेचन को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन किसे कहते हैं, शुक्रजनक नलिकाओं से किसका मोचित होना, शुक्राणुओं का। शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्राणुओं का मोचित होना क्या कहलाता है, ये वीर्य सेचन, स्पर्मिएशन। 3 टर्म है, तीनों तीनों याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है भाई, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना। और स्पर्मिएशन क्या है अपने पास में, शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्राणुओं का मोचन होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है कि GnRH। GnRH, GN का मतलब क्या है भाई, गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन। और R का मतलब रिलीजिंग, H का मतलब हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब रिलीजिंग हार्मोन कौन सिक्रेट करता है भाई, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो यहाँ लिखा है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो GnRH हार्मोन है ना, ये कौन सा हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। और ये किस पर कार्य करेगा भाई, पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड पर आएगा और कौन से हार्मोन सिक्रेट करने के लिए बोलेगा, गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित करने के लिए बोलेगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, 11th में भी दे रखा है और 12th में भी ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन कौन से होता है, एक तो होता है कौन सा, LH। एक कौन सा होता है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH कौन सा अपने पास में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 2 हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, 2 हार्मोन है, LH और FSH। अभी दोनों नर में भी होते हैं और मादा में भी होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। मेल में क्या काम करते हैं, फीमेल में क्या काम करते हैं, देखते हैं। LH हार्मोन नर में क्या काम करता है, लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है। अब लीडिंग कोशिकाएं किसका श्रवण करती है भाई, एंड्रोजन का। तो एंड्रोजन का श्रवण के लिए जिम्मेदार होता है कौन सा हार्मोन यहाँ पर, LH। क्यों, क्योंकि किस पर कार्य कर रहा है ये, लीडिंग कोशिकाओं पर। किस पर, लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है। और किसका श्रवण करवाता है ये, एंड्रोजन का। एंड्रोजन का, एंड्रोजन को और क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और LH मादा में क्या करता है ये, अंडोत्सर्ग। LH मादा में क्या करता है भाई, अंडोत्सर्ग करवाता है, ठीक है। FSH नर में क्या काम करता है भाई, सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है। FSH नर में सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है। और किसमें सहायता करता है, शुक्राणु जनन में सहायता करता है, किसमें, नर में, ठीक है। और मादा में क्या काम करता है ये, पुटिकाओं का निर्माण। देखो भाई, इसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, पुटिका। FSH जो है ना, FSH इसका हिंदी में नाम क्या होता है, पुटिका। पुटिका प्रेरक हार्मोन। तो पुटिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है हार्मोन, कौन सा हार्मोन, FSH, ठीक है। तो मादा में क्या काम करता है ये, पुटिकाओं का निर्माण करता है। नर में क्या काम करता है, सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और शुक्राणु जनन में सहायता करता है, ठीक है। LH नर में क्या काम कर रहा है, लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य कर रहा है, ठीक है। और मादा में क्या काम कर रहा है ये, अंडोत्सर्ग करवाता है, ठीक है।
गोनेडोट्रोपिन हार्मोन LH और FSH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं अपन, किसको पढ़ेंगे? शुक्राणु, स्पर्म। शुक्राणु के बारे में, शुक्राणु के कितने भाग होते हैं भाई? जिस देखो अपन ने पढ़ लिया क्या, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, शुक्राणु बन गए। अब शुक्राणु में क्या कौन कौन से भाग होते हैं? शुक्राणु में क्या होता है? यहाँ पर 4 भाग होते हैं। शीर्ष होता है, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ। ठीक है, शुक्राणु में 4 भाग होते हैं, शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ। देखो इधर, यहाँ पर ये वाला भाग है ना, क्या है ये? शीर्ष है। ये वाला भाग कौन सा है? मध्य भाग है। ये वाला सॉरी, ये वाला भाग कौन सा है? ग्रीवा है, ग्रीवा। ये वाला भाग कौन सा है? मध्य भाग है, मध्य भाग। और ये वाला भाग कौन सा अपने पास में? पूंछ। कौन सा भाग है? पूंछ। तो शुक्राणु कितने भाग है भाई? 4 भाग है। ठीक है, शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ। ठीक है, शीर्ष में क्या होता है भाई? अगुणित केंद्रक। शीर्ष में क्या होता है? अगुणित केंद्रक। ठीक है, अगुणित क्यों हुआ? क्योंकि शुक्राणु का निर्माण कौन से विभाजन से हो रहा है भाई? अर्धसूत्री विभाजन से, इसलिए इसमें जो केंद्रक है वो कौन सा यहाँ पर? अगुणित है। ठीक है, शुक्राणु का जो नुकीला भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। देखो इधर ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्रपिंड। क्या बोलते हैं? अग्रपिंड। और इस एक्रोसोम में क्या भरे होते हैं? एंजाइम भरे होते हैं। ये एंजाइम किस में सहायता करते हैं भाई? अंडाणु को भेदने में, अंडाणु को भेदने में सहायता करते हैं एंजाइम। और ये एंजाइम कहाँ होता है? एक्रोसोम में होते हैं। एक्रोसोम कहाँ है? शुक्राणु के शीर्ष में है। शुक्राणु में कितने भाग है? 4 भाग है, शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ। ठीक है, ग्रीवा में क्या होता है? तारक केंद्र होता है। ठीक है, जो क्या काम करता है भाई? जो क्या काम करता है? द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। इसको अपन बाद में भी आएगा, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि द्वितीयक अंडक में, द्वितीयक अंडक जब शुक्राणु अंडाणु में एंटर कर जाता है, ठीक है, यानी कि द्वितीयक अंडक में एंटर करता है, वास्तव में अंडाणु नहीं होता है, क्या होता है? द्वितीयक अंडक। ठीक है, जब शुक्राणु द्वितीयक अंडक में एंटर करेगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? अंडक, जो द्वितीयक अंडक है उसका विभाजन करवाता है। ठीक है, तारक केंद्र। ठीक है, जो कहाँ होता है? ग्रीवा में होता है। ठीक है, मध्य भाग में असंख्य क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं भाई? पूंछ को, जो पूंछ है, पूंछ को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, और पूंछ क्या काम कर रही है? यहाँ पर तैरने में सहायता करती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर यहाँ लिखा है मैथुन क्रिया के दौरान कितने करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं? 20 से 30 करोड़। इनमें से 60% शुक्राणु सामान्य आकार और आकृति के होने चाहिए। 100% शुक्राणुओं में से 60% शुक्राणु सामान्य आकार और आकृति के होने चाहिए। 40% शुक्राणु तीव्र गतिशील होने चाहिए, तब जाकर निषेचन होगा। अगर गतिशीलता प्रदर्शित नहीं कर रहे तो निषेचन नहीं होगा। कितने परसेंट शुक्राणु तीव्र गतिशील होना चाहिए भाई? 40%। सामान्य आकार और आकृति कितना होना चाहिए? 60%। एक बार स्खलन में कितने शुक्राणु निकले? 20 से 30 करोड़। ठीक है, शुक्राणु के कितने भाग है? 4 भाग है, शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ। ठीक है, फिर शुक्राणु की परिपक्वता के लिए किसका मतलब यहाँ पर श्रवण आवश्यक है? अधिवर्षण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि। अधिवर्षण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का श्रवण किसके लिए आवश्यक है? शुक्राणुओं की परिपक्वता और गतिशीलता के लिए। क्लियर है? अधिवर्षण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथियों का जो श्रवण है किसके लिए आवश्यक है? शुक्राणुओं की परिपक्वता और गतिशीलता के लिए। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और डायग्राम है यहाँ पर शुक्र नलिकाओं के आरेखीय काट का। ठीक है, यहाँ पर ये जो पूरा बता रखा है शुक्र नलिकाओं का आरेखीय काट है। ठीक है, इसमें आप लोग थोड़ा जूम करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये बिल्कुल ये इसके पास वाला स्ट्रक्चर, ये जो बिल्कुल बॉर्डर वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर शुक्राणुजन, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगी? द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, सॉरी, शुक्राणुजन के बाद में क्या आएगी? प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। उसके बाद में क्या आएगी? द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। उसके बाद में क्या आएगी? यहाँ पर क्या आएगा? स्पर्मेटिड, शुक्राणु प्रसु। उसके बाद में क्या आएगा भाई? उसके बाद में क्या आएगा? शुक्राणु। ठीक है, तो देखो इधर, यहाँ पर ये शुक्राणु यहाँ पर बन गए। शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करती है भाई? सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो कोशिकाएं ना लास्ट में, ये कोशिकाएं कौन सी? सर्टोली कोशिकाएं, जो किसको पोषण प्रदान करती है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, ये किसका आरेखीय काट है? शुक्रजनक नलिकाओं का। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। आगे युग्मक जनन में ही टॉपिक है अपने पास में, अंड जनन। इसको अपन और क्या बोलते हैं? oogenesis।
क्या बोलता है भाई, oogenesis। ठीक है, अब ये थोड़ा है ना शुक्र जनन से भिन्न होता है। किस तरह से भिन्न होता है उसको अपन समझते हैं। अभी पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर, मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं भाई, अंड जनन बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं अपन, oogenesis। क्या बोलते हैं, oogenesis। ठीक है, शुक्र जनन से ये पूरी तरह से भिन्न होता है। ठीक है, और इसका जो स्टार्ट होता है, मतलब इसका निर्माण कब से होता है, ठीक है, कब से, भ्रूणीय परिवर्तन चरण के दौरान। जब भ्रूण का निर्माण होता है तभी मतलब किसका निर्माण हो जाता है यहाँ पर, अंड जनन का, मतलब अंडे देने का निर्माण, अंडे देने का या फिर अंडे बनने का मतलब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, किस तरह से ये प्रक्रिया होती है यहाँ पर देखते हैं अपन। यहाँ पर अंड जननी, पहले क्या है कि भ्रूणीय परिवर्तन। देखो भाई, जैसे मान लीजिए कोई माता है, माता जिसके गर्भाशय में जो भ्रूण पल रहा है, माता के गर्भाशय में जो भ्रूण पल रहा है वो कौन सा यहाँ पर, मादा भ्रूण है। कौन सा भ्रूण है, मादा भ्रूण। एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके गर्भाशय में जो भ्रूण पल रहा है वो कौन सा भ्रूण है यहाँ पर, मादा भ्रूण। कौन सा भ्रूण है, मादा भ्रूण। ठीक है, अब इस मादा भ्रूण के अंडाशय में ध्यान देना, एक प्रेग्नेंट फीमेल थी, इसके गर्भाशय में जो भ्रूण पल रहा है वो कौन सा है, मादा भ्रूण है। कौन सा है, मादा भ्रूण। मादा भ्रूण के अंडाशय में बन जाएगी, क्या बन जाएगी, अंड जननी। इसको बन और क्या बोलते हैं, oogonia। क्या बोलते हैं, oogonia। ठीक है, और इसका निर्माण कब हो जाएगा भाई, भ्रूणीय चरण, भ्रूणीय चरण के दौरान। ठीक है, जब मादा भ्रूण गर्भावस्था में है तभी मादा भ्रूण के अंडाशय में क्या बन जाएंगे यहाँ पर, अंड जननी, oogonia। ठीक है, अब मादा भ्रूण का क्या हो गया, जन्म हो गया, शिशु बन गई हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा यहाँ पर, क्या मतलब किसका निर्माण होगा, प्राथमिक अंडक। oogonia चेंज हो जाएगी किसमें, प्राथमिक अंडक में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन इसको, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। पहले क्या बनी, अंड जननी। कब बनी, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान। जन्म हो गया, जन्म के बाद में क्या बनेगी, प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। अब है ना यौनावस्था तक, यौनावस्था तक क्या होगा, इसमें प्राथमिक अंडक में धीरे धीरे मतलब एक कणिकाओं का स्तर गिर जाएगा। ठीक है, इस स्तर को अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक पुटिका। प्राथमिक पुटिका, प्राइमरी फोलिकल, इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, प्राइमरी फोलिकल। जैसे ना प्राथमिक अंडक कुछ इस प्रकार का था, मान लीजिए ये प्राथमिक अंडक और इसके चारों ओर एक कणिकाओं का स्तर गिर गया, ये कणिकाओं का स्तर गिर गया, इसको क्या बोल दिया अपने, प्राथमिक पुटिका। ठीक है, और प्राथमिक पुटिका कब तक रहती है, यौनावस्था तक। ठीक है, और यौनावस्था तक प्रत्येक अंडाशय में कितने प्राथमिक पुटक रह जाते हैं भाई, कितने प्राथमिक पुटक रह जाते हैं, 60 से 80 हजार प्रत्येक अंडाशय में। 60 से 80 हजार क्या रह जाते हैं, प्राथमिक पुटक रह जाते हैं। ठीक है, फिर क्या स्टार्ट हो गया, यौनावस्था पर क्या स्टार्ट हो गया, आर्तव चक्र स्टार्ट हो गया। अब आर्तव चक्र के दौरान क्या होगा, प्राथमिक पुटिका चेंज हो जाएगी किसमें, द्वितीयक पुटिका में। अब द्वितीयक पुटिका क्या होती है भाई, द्वितीयक पुटिका में क्या होता है, एक और स्तर गिर जाता है, इसलिए प्राथमिक पुटिका थी, इसके चारों ओर एक और स्तर अगर गिर दिया, ये कुछ इस तरह से अपन ने बना दिया। ठीक है, क्या बोल दिया इसको, द्वितीयक पुटिका। अब द्वितीयक पुटिका के बाद में एक और कणिकाओं का स्तर गिर जाता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, तृतीयक पुटिका। इसको बोल देंगे अपन यहाँ पर तृतीयक पुटिका, ये तृतीयक पुटिका। अब तृतीयक पुटिका के अंदर कौन है भाई, ये कौन है, ध्यान देना, ये जो है ना, ये कौन है यहाँ पर, प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक। ठीक है, ये क्या बन गया अभी, तृतीयक पुटिका, टर्सरी फॉलिकल। अब इसकी दो विशेषता ध्यान रखना, इसमें क्या होती है, एक तो तरल से भरी गुहा होती है, क्या होती है, तरल से भरी गुहा, तरल से भरी गुहा, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, तरल से भरी गुहा को अपन क्या बोलते हैं भाई, एंट्रम। तरल से भरी गुहा को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, एंट्रम। ठीक है, और है ना इसमें बाहर के स्तर को अपन क्या बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। और इसके अंदर वाले स्तर को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, थीका इंटरना, थीका इंटरना। ठीक है, तृतीयक पुटिका की विशेषताएं, तृतीयक पुटिका की दो विशेषताएं ध्यान रखना। तृतीयक पुटिका में तरल से भरी गुहा को अपन क्या बोलते हैं, एंट्रम, क्या बोलते हैं, एंट्रम। और तृतीयक पुटिका में बाहर के स्तर को अपन क्या बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना।
और इसके अंदर वाले स्तर को अपन क्या बोलते हैं, थीका इंटरना। अब तृतीयक पुटिका के अंदर कौन है भाई, प्राथमिक अंडक है। प्राथमिक अंडक में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। मान लीजिए प्राथमिक अंडक में जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, ठीक है, तो प्राथमिक अंडक से क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर ये प्राथमिक अंडक से क्या बन जाएगा, यहाँ पर द्वितीयक अंडक प्लस प्रथम ध्रुवीय काय। प्राथमिक अंडक में विभाजन हो गया, अर्धसूत्री विभाजन, क्या बन गया, द्वितीयक अंडक प्लस प्रथम ध्रुवीय काय। अब ये जो दोनों चीजें है ना, ये दोनों चीजें कहाँ पर है भाई, ये तृतीयक पुटक के अंदर है, ठीक है। तृतीयक पुटक के अंदर पहले कौन था, प्राथमिक अंडक था, उसमें विभाजन हो गया तो प्राथमिक अंडक किसमें चेंज हो गया, यहाँ पर द्वितीयक अंडक और प्रथम ध्रुवीय काय। ये दोनों चीजें कहाँ पर हैं, तृतीयक पुटक के अंदर है। और ये जो विभाजन है ना, ये कौन सा विभाजन है, असमान विभाजन, ये समान विभाजन है नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीजें कहाँ पर, तृतीयक पुटक के अंदर है। अब तृतीयक पुटक चेंज हो जाता है किसमें, ग्राफियन पुटक में। ग्राफियन पुटक को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कौन है भाई, द्वितीयक अंडक है और क्या है भाई, प्रथम ध्रुवीय काय, ठीक है। अब ग्राफियन पुटक क्या हो जाता है, फट जाता है, फटकर किसको मोचित करेगा, द्वितीयक अंडक को। सेकेंडरी oocyte मुक्त हो जाएगा और क्या मुक्त हो जाएगा, यहाँ पर प्रथम ध्रुवीय काय। और इसी क्रिया को अपन क्या बोल देते हैं, यहाँ पर अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, ठीक है। और ये जो द्वितीयक अंडक है ये कहाँ चला जाएगा, अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में, ठीक है, अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, द्वितीयक अंडक में एक पारदर्शी अंडावरण होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा। द्वितीयक अंडक में जो पारदर्शी अंडावरण होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस समझ में आ गया पूरा। दोबारा एक बार बता देता हूं मैं, पहले उगोनिया का निर्माण हुआ, अनिजन्य का निर्माण हुआ, कब हुआ, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान। फिर जन्म हो गया, जन्म के दौरान क्या बन गया, प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक से क्या बन गई, प्राथमिक पुटिकाएं, एक स्तर गिर गया प्राथमिक अंडक के चारों ओर, ठीक है। प्राथमिक पुटिका के बाद में द्वितीयक पुटिका, द्वितीयक के बाद में तृतीयक पुटिका। तृतीयक पुटिका के अंदर कौन था, प्राथमिक अंडक था, उसमें क्या हो गया, विभाजन हो गया, क्या बन गया, द्वितीयक अंडक और प्रथम ध्रुवीय काय, ठीक है। अच्छा, फिर तृतीयक पुटिका के अंदर ग्राफियन पुटिका के अंदर कौन है भाई, द्वितीयक अंडक और प्रथम ध्रुवीय काय थे, इसने फट करके मोचित कर दिया, ठीक है। इसी पर क्या बोल दिया अपन ने, अंडोत्सर्ग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो इधर ये अंडाणु है, ठीक है, वास्तव में ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। इसमें जो ये कणिकाओं का स्तर है इसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, अरीय किरीट। ये जो स्तर है ना, ये वाला स्तर, ये जो कणिकाएं बनी हुई है इसको अपन क्या बोल देंगे, अरीय किरीट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये जो आवरण है, ये जो पूरा किस तरह का ये जो आवरण है अपने पास में, इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। ये पारदर्शी अंडावरण होता है, ठीक है। और इसके भीतर जो ये झिल्ली है, ठीक है, इस झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर परिपीतक अवकाश। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत। अंडाणु का जो पारदर्शी अंडावरण है इसको मैंने क्या बोल दिया भाई, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और जो कणिकाएं हैं इन कणिकाओं को मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पर कोरोना रेडिएटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आ रहा है अपने पास में कौन सा है, आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है ये। अच्छा, आर्तव चक्र को और क्या बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, माहवारी बोलते हैं, ठीक है। किस में होता है ये, बंदर, कपि और मनुष्य। बंदर, कपि, मनुष्य में जो चक्र होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर आर्तव चक्र, ठीक है। अब आर्तव चक्र प्रारंभ होने को अपन क्या बोलते हैं, रजो दर्शन। क्या बोलते हैं, रजो दर्शन, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, मेनार्क। क्या बोलते हैं, मेनार्क, ठीक है। प्रथम ऋतुस्राव कब होगा, यौनारंभ पर होगा, ठीक है। तो जो पहला आर्तव चक्र होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, रजो दर्शन, ठीक है। इसकी अवधि कितनी होती है, लगभग 28 से 29 दिन। 28 से 29 दिन। कभी कभी आर्तव चक्र की अवधि 28-29 दिन के अलावा यहाँ पर 30 से लेकर के 35 दिन, 30 से लेकर के 35 दिन या फिर ये 38 दिन या फिर 40 दिन भी हो सकती हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कोई जो फीमेल है वो तनाव में है, ठीक है, या फिर हार्मोनल चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इससे ये गड़बड़ सकता है, ठीक है। आर्तव चक्र खत्म होने को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर रजो निवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीनोपोज। क्या बोलते हैं, मीनोपोज, ठीक है। आर्तव चक्र प्रारंभ होने को क्या बोल दिया, रजो दर्शन।
खत्म होने क्या बोल दिया अपने, रजो निवृत्ति, ठीक है। आर्तव चक्र का बंद हो जाना लगभग कितने साल की उम्र में, 45 से 50 वर्ष की उम्र में आर्तव चक्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक दूसरा और चक्र है मध्य चक्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रेस साइकिल। ये नॉन प्राइमेट में होता है और आर्तव चक्र हो रहा था प्राइमेट में। प्राइमेट कौन कौन से, बंदर, कपी और मनुष्य। यहाँ पर नॉन प्राइमेट कौन कौन से, गाय, कुत्ता, बिल्ली। इनमें जो चक्र होता है उस चक्र को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, मध्य चक्र। कोई दिक्कत, चले आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ रहे थे क्या, आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अच्छा, आर्तव चक्र को बांटते हैं अपन कितने भागों में, 4 भागों में। आर्तव चक्र कितने दिन का था भाई, 28 दिन का। कितने दिन का था, 28 दिन का। कितने दिनों, कितने भागों में बांट देंगे, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। पहला जो अवस्था है अपने पास में आर्तव प्रावस्था, दूसरी अवस्था है कौन सी, पुटकीय प्रावस्था, तीसरी अवस्था कौन सी है, अंडोसर्ग प्रावस्था, और चौथी अवस्था कौन सी है, पीतपिंड प्रावस्था। पीतपिंड को अपन क्या बोलते हैं, पश्च अंडोसर्ग प्रावस्था, ठीक है। आर्तव चक्र 28 दिन का था। कितने भागों में बांट दिया इसको, 4 भागों में बांट दिया। पहली अवस्था आर्तव, दूसरी पुटकीय, तीसरी अंडोसर्ग, चौथी पश्च अंडोसर्ग, या फिर क्या बोल देंगे, पीतपिंड। क्या बोल देंगे, पीतपिंड, ठीक है। अच्छा, ये कितने दिनों तक होती हैं, 3 से लेकर के 5 दिनों तक होती हैं। पुटकीय प्रावस्था 6 से लेकर के 13 दिन तक होती है। अंडोसर्ग प्रावस्था, अगर आर्तव चक्र 28 दिन का है तो अंडोसर्ग प्रावस्था होगी कौन से दिन, 14वें दिन होगी, ठीक है। पीतपिंड प्रावस्था कौन से दिन होती है, 15 से लेकर के 28 दिन के अंतराल में, ठीक है। आर्तव प्रावस्था के दौरान क्या होगा भाई, रक्तस्राव होगा। कौन से दिनों में, 3 से लेकर के 5 दिनों में, ठीक है। अब पुटकीय प्रावस्था, अगली प्रावस्था, आर्तव प्रावस्था के बाद जो प्रावस्था आ रही है पुटकीय प्रावस्था, कहाँ से कहाँ तक ये, 6 से लेकर के 13 तक, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, प्राथमिक पुटिका से, प्राथमिक पुटिका चेंज होती है किसमें, ग्राफियन पुटिका में, ठीक है। पुटकीय प्रावस्था मतलब पुटक बनेंगे, प्राथमिक पुटिका से चेंज होगी किसमें, ग्राफियन पुटिका में, ठीक है। और 14वें दिन क्या हो जाएगा, ग्राफी पुटिका फट जाएगी और क्या हो जाएगा, अंडोसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सुनना, ग्राफी पुटक फट जाएगा, कौन से दिन फटेगा, 14वें दिन। कौन से दिन फटेगा, 14वें दिन, ठीक है। और इस दौरान, ये 14वें दिन के दौरान क्या होता है, एलएच सर्ज, ठीक है। एलएच एफएसएच क्या होते हैं, अपने हाई लेवल पर होते हैं, ठीक है। एलएच और एफएसएच हार्मोन अपने हाई लेवल पर होते हैं और हाई लेवल के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्राफीन पुटक वगैरह क्या हो जाता है, फट जाता है। और फटने के कारण क्या हो जाएगा, जो द्वितीय कंडक है वो कहाँ जाएगा, अंडवाहिनी में आ जाएगा। कौन से दिन, 14वें दिन। क्लियर है, दोबारा बता रहा हूँ मैं, पहली आर्तव प्रावस्था, दूसरी पुटकीय प्रावस्था। पुटक बन गया, ग्राफी पुटक बन गया, ग्राफी पुटक फट गया, कौन से दिन फट गया, 14वें दिन फट गया, ठीक है। अब ग्राफी पुटक का बचा हुआ, जैसे मान लीजिए अपने पास में इसके अंदर ये द्वितीय कंडक है और ये प्रथम ध्रुवीय काई है, ठीक है। और इसके चारों ओर देखना, इसके चारों ओर ये कणिकाओं का स्तर घिरा हुआ था, एक कणिकाओं का स्तर घिरा हुआ था, ठीक है। इसको मान लीजिए, इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफी पुटिका। अब ग्राफी पुटिका फट जाएगी, फटने पर जो द्वितीय कंडक निकलेगा और ग्राफी पुटिका का जो बचा हुआ भाग है, इस बचे हुए भाग को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, पीतपिंड। पीतपिंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ग्राफी पुटिका का जो बचा हुआ भाग है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, पीतपिंड बोलते हैं। पीतपिंड को क्या बोलते हैं अपन, कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, यहाँ पर एक हार्मोन स्रावित करता है। हार्मोन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जैसे यहाँ पर कौन सा दिन आया, 15 दिन, 15, 16, 17 दिन, ठीक है। इस दौरान जो पीतपिंड है, पीतपिंड किसका भाग है भाई, कार्पस ल्यूटियम जो है, पीतपिंड जो है किसका भाग है, ग्राफी पुटिका का बचा हुआ भाग है, ठीक है। तो पीतपिंड क्या, कौन सा हार्मोन स्रावित करेगा, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है यहाँ पर, गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखता है, गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखता है, ठीक है। और गर्भाशय, जैसे मान लीजिए पहले शुरुआत में पीतपिंड थोड़ा बड़ा था, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विघटित होता रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे पिघलता रहेगा, टूटता रहेगा, ठीक है। और लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा, छोटा सा रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाते जाते एक ये हार्मोन स्रावित कर रहा था, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन स्रावित कर रहा था कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब पीतपिंड ही छोटा सा रह गया, यहाँ पर तो बड़ा था, धीरे धीरे पीतपिंड छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। और जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ये पीतपिंड पूरा डाउन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी एकदम से डाउन हो जाएगा, धड़ाम, ठीक है। और क्या हो जाएगा, गर्भाशय अंतःस्तर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा और रक्तस्राव स्टार्ट हो जाएगा। वापस से कौन सा दिन आ जाएगा, यहाँ पर पहला दिन यहाँ पर आ जाएगा, आर्तव चक्र पुनः प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है।
ये था अपने पास में आर्तव चक्र। कितने दिनों का था? 28 दिनों का था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। ये आर्तव चक्र को अपन डायग्राम से और समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये तो बता रहा है, यहाँ पर 28 दिनों के दौरान जो गर्भाशय की जो अंतःपरत है, अंतःपरत में रक्तवाहिका किस तरह से जमा होती है, ठीक है। ये जो बता रहा है अपने पास में, ये हार्मोन है अंडाशय हार्मोन। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये बता रहा है यहाँ पर पुटिकाओं का निर्माण बता रहा है, ठीक है। और ये हार्मोन कौन से? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। कौन से? पीयूष ग्रंथि का हार्मोन। एक तो कौन सा? एफएसएच, और एक कौन सा यहाँ पर? एलएच। क्लियर है, ठीक है। ये आर्तव चक्र। अब सुनना, आर्तव प्रावस्था ये 3 से लेकर के 5 दिन की होती है। आर्तव प्रावस्था दौरान क्या होता है भाई? रक्तस्राव होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये रक्त कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, ठीक है। ये रक्तस्राव होगा, ठीक है। इसके बाद में कौन सी अवस्था आएगी? 5 से लेकर के 14 दिन, यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की प्रावस्था, इसको अपन क्या बोलेंगे? पूटकीय प्रावस्था। पूटकीय प्रावस्था। और पूटकीय प्रावस्था के दौरान है ना, जो ये प्राथमिक अंडक है धीरे धीरे चेंज हो जाएगा किसमें? द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। और फिर बाद में कौन सा? ग्राफियन पुटक। और ग्राफियन पुटक फट जाएगा कौन से दिन फटेगा? 14वें दिन। कौन से दिन? 14वें दिन, ठीक है। ये 14 दिन फट जाएगा, ठीक है। इस दौरान कौन सी अवस्था होगी भाई? अंडोत्सर्ग। कौन सी होगी? अंडोत्सर्ग, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये अंडोत्सर्ग हो गया, ये क्या आ गया? द्वितीयक अंडक। और ये जो बचा हुआ भाग है ना, अब क्या बनाया गया यहाँ पर? कार्पस ल्यूटियम। देखो यहाँ पर वर्धनशील पीत पिंड, इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और धीरे धीरे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या होता रहता है? विघटित होता रहता है, ठीक है। अब देखना कौन से दिन कौन से हार्मोन यहाँ पर हाई लेवल पर है, ठीक है। आर्तव चक्र यानी कि अंडोत्सर्ग प्रावस्था के दौरान, कौन सा हार्मोन यहाँ पर ज्यादा मात्रा में? अंडाशय हार्मोन कौन सा हाई लेवल पर है भाई? एस्ट्रोजन। कौन सा है? एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन देखो यहाँ पर बिल्कुल डाउन है, प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल डाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाइन है ना, किसको बता रही है? यहाँ पर अंडोत्सर्ग को, ठीक है। अंडोत्सर्ग हो गया तो क्या बन जाएगी? ग्राफियन पुटिका बन जाएगी, सॉरी क्या बन जाएगी यहाँ पर? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्रावित करेगा यहाँ पर? प्रोजेस्टेरोन। तो देखो इधर यहाँ पर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो गया? यहाँ पर बढ़ गया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है? पहले कम हो रहा है, ठीक है। अपन देखते हैं यहाँ पर एलएच और एफएसएच। एलएच और एफएसएच भी कौन से दिन? 14वें दिन क्या होता है? अपने हाई लेवल पर होते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? एलएच सर्ज। एलएच सर्ज। क्लियर है, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। आपसे पूछे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन सी अवस्था के दौरान अपने हाई लेवल पर होता है? कौन सी अवस्था है भाई? ये वाली कौन सी अवस्था है? कौन सी अवस्था है? पश्च अंडोत्सर्ग, पीतपिंड प्रावस्था। एस्ट्रोजन हार्मोन कब ज्यादा होता है भाई? लगभग कौन से दिन? 14वें दिन, यानी कि अंडोत्सर्ग प्रावस्था के दौरान। एलएच सर्ज कब होता है? कब होता है? अंडोत्सर्ग प्रावस्था के दौरान, ठीक है। जिसमें एलएच और एफएसएच क्या होता है? अपने हाई लेवल पर होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक अपने पास में निषेचन और अंतररोपण, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। निषेचन क्या होता है भाई? नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है भाई? यहाँ पर निषेचन। निषेचन इंग्लिश में क्या बोल दिया इसको अपन ने? फर्टिलाइजेशन। कहाँ पर होता है ये? अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में। एम्पुला कौन सा क्षेत्र होता है? अंडवाहिनी का फूला हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है। क्या होता है? जब शुक्राणु का अंडाणु, क्या लिख दिया है? हाँ, जब शुक्राणु का अंडाणु के यहाँ पर के लिख रहा है ना, अंडाणु के पारदर्शी आवरण से संपर्क होता है। जब शुक्राणु का अंडाणु के पारदर्शी आवरण से संपर्क होता है तो अंडाणु में कुछ इस तरह का चेंज होता है, ठीक है, कि यहाँ पर अतिरिक्त शुक्राणु का प्रवेश क्या हो जाता है? यहाँ पर रुक जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या यहाँ पर अंडाणु है, ठीक है, इसमें एंटर कर गया। क्या एंटर कर गया? शुक्राणु। तो यहाँ पर कुछ इसमें ऐसा चेंज होगा कि जो दूसरे शुक्राणु आएंगे वो इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो शुक्राणु के प्रवेश से पारदर्शी अंडावरण में चेंज हो जाता है, ठीक है, और दूसरे शुक्राणु यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्रोसोम क्या है भाई? शुक्राणु का शीर्ष भाग है। शीर्ष भाग को अपन क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। अग्रपिंड का स्रावण क्या करता है? यहाँ पर अंडाणु के कोशिका द्रव्य प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है, ठीक है। किसका श्रवण? एक्रोसोम का। क्यों? क्योंकि एक्रोसोम में क्या भरे होता है भाई? एंजाइम। क्या भरे होता है? एंजाइम, ठीक है। फिर शुक्राणु प्रवेश से क्या होगा? यहाँ पर द्वितीयक अंडक का दूसरा 8 सूत्री विभाजन। मैंने कहा था ना
कि शुक्राणु के ग्रीवा भाग में क्या होता है, तारक केंद्र होता है जो अठसूत्री विभाजन करवाता है। ठीक है, अच्छा, तो द्वितीय कंडक का दूसरा अठसूत्री विभाजन हो जाएगा यहाँ पर, और द्वितीय कंडक का दूसरा अठसूत्री विभाजन हो जाएगा तो क्या बनेगा, एक तो यहाँ पर अंडाणु बनेगा और क्या बनेगा यहाँ पर द्वितीय ध्रुवीय काय। एक तो यहाँ बनेगा अंडाणु प्लस मैं यहाँ लिख देता हूँ द्वितीयक ध्रुवीय, द्वितीयक ध्रुवीय काय। दोबारा बोल देता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए जो अंडाणु था वास्तव में अंडाणु नहीं है, ये वास्तव में क्या था, द्वितीयक अंडक। क्या था, द्वितीयक अंडक। अब द्वितीयक अंडक में एंटर करेगा कौन, शुक्राणु। शुक्राणु अपने साथ में क्या लेकर के आया, यहाँ पर ग्रीवा भाग में क्या लेकर के आया, तारक केंद्र लेके आया, जो क्या करेगा इस द्वितीयक अंडक में विभाजन करेगा, और विभाजन होते ही जो द्वितीयक अंडक है, द्वितीयक अंडक से क्या बन जाएगा, अंडाणु बन जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर द्वितीय ध्रुवीय काय। आपको पता होना चाहिए प्रथम ध्रुवीय काय यहाँ पर पहले बन चुकी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर टॉपिक है अंतररोपण। अंतररोपण इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, अच्छा, अंतररोपण किसे कहते हैं, जब भी कोरक पुटी होती है, कोरक पुटी मतलब ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय अंतःस्तर, गर्भाशय के अंतःस्तर में क्या हो जाना, रोपित हो जाना। कोरक पुटी का गर्भाशय की आंतरिक परत में रोपित हो जाना क्या कहलाता है, ये अंतररोपण। और अंतररोपण के बाद में जो भ्रूण में जो स्तर बनते हैं, 3 स्तर बनते हैं। अंतर कोशिका समूह 3 स्तर बनाता है, एक तो बनाता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ये जो तीनों स्तर होते हैं क्या काम करते हैं, ये सभी ऊतकों का निर्माण करते हैं, भ्रूण के सभी ऊतकों अंगों का निर्माण करते हैं। कौन कौन से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, यहाँ पर और कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिकाएं, स्टेम सेल्स, स्टेम कोशिकाएं, जो क्या काम करती हैं, सभी ऊतकों और अंगों को उत्पन्न कर सकती है। इनमें ऐसी क्षमता होती है जो सभी ऊतकों और अंगों को उत्पन्न कर सकती है। कौन सी कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं। क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है यहाँ पर, जब निषेचन हो गया, निषेचन होने से बाद में है ना, जो अवस्था कोशिका अवस्था बनेगी, समसूत्री विभाजन होगा और कोशिका अवस्था बनेगी 2, 4, 8, 16। किताब में लिखा है 2, 4, 8, 16 कोशिका को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, कोरक खंड। कोरक खंड को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। और 8 से 16 कोशिका अवस्थाओं को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, तूतक। तूतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला। और इस मोरूला में लगातार विभाजन होगा, विभाजन होगा, और विभाजन होने से गर्भाशय की ओर जाएगा। ठीक है, और मोरूला चेंज हो जाएगा किसमें, कोरक पुटी में। कोरक पुटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ये यहाँ पर कोरक पुटी है। अब कोरक पुटी का जो बाहर की कोशिका होती है, ये कोरक पुटी, ये कोरक पुटी में बाहर की जो कोशिका, बाहर की कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, और अंदर की कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, अंतर कोशिका समूह, अंतर कोशिका समूह। बाहर की कोशिकाओं को अपन क्या बोल दिया भाई, ट्रोपोब्लास्ट, और अंदर की कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, अंतर कोशिका समूह, इनर सेल मास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, ये था अपने पास में द्वितीय कंडक, इसमें स्पर्म एंटर कर गए, स्पर्म एंटर करने से क्या हो गया, क्या बन जाएगा, युग्मनज। युग्मनज में लगातार विभाजन होगा, 2 कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं, 8 कोशिकाएं, इस तरह से मतलब ये चलता जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये अंडाशय था, अंडाशय से यहाँ पर द्वितीय कंडक आया, द्वितीय कंडक में कौन एंटर कर गए, शुक्राणु एंटर कर गए। क्या ये कौन सा भाग है अंडवाहिनी का, कौन सा भाग है, ये एम्पुला। और एम्पुला में क्या होता है, यहाँ पर निषेचन होता है। ठीक है, अच्छा, जब निषेचन हो जाएगा, निषेचन क्या होता है, नर युग्मक और नर युग्मक, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है भाई, निषेचन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में 2 कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं, 8, 16 ऐसे बनती जाएगी, और किसमें रोपण हो जाएगा, ये गर्भाशय की अंतःपरत में। और कोरक पुटी, कोरक पुटी का गर्भाशय अंतःपरत में रोपण हो जाना क्या कहलाता है यहाँ पर, अंतररोपण, अंतररोपण, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। ठीक है, क्लियर है। ये देखो यहाँ पर ये कोरक पुटी, अभी भी मैंने बताया था, बाहर की कोशिकाओं क्या बोल देंगे, ट्रोपोब्लास्ट, और अंदर की कोशिकाओं को क्या बोल देंगे, इनर सेल मास, अंतर कोशिका समूह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आगे देख रहे हैं अपन यहाँ पर लिंग निर्धारण। ये तो आप लोग 10वीं क्लास से देखते आ रहे होंगे। मादा में गुणसूत्र कौन से होते हैं भाई, XX। नर में कौन सा होता है यहाँ पर, XY। ठीक है, अब मादा में तो दोनों गुणसूत्र कौन से, XX हैं। ठीक है,
तो यहाँ से इससे क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है, और इससे भी क्या आ गया, एक्स आ गया। तो ये जो बनेगी क्या बनेगी, यहाँ पर पुत्री बनेगी, ठीक है। फिर इसका एक्स का क्रॉस हुआ किससे, वाई से क्रॉस हुआ, क्या बन गया यहाँ पर एक्स वाई, क्या बन गया, ये पुत्र बन गया। इसके दूसरे एक्स का क्रॉस हुआ किसके, इसके पहले एक्स से क्रॉस हुआ, क्या बन गया, ये एक्स एक्स, क्या बन गई, ये पुत्री, ठीक है। इस एक्स का इस वाई से क्रॉस हुआ, क्या बन गया, ये एक्स वाई, क्या बन गया, ये पुत्र बन गया, ठीक है। तो जब भी गर्भधारण होता है तो उसमें नर पुत्र और पुत्री होने की संभावना कितना परसेंट होती है, यहाँ पर 50%। 50% संभावना होती है पुत्री होने की और 50% संभावना होती है किसकी, पुत्र होने की। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है सगर्भता, प्रेगनेंसी। सगर्भता, सगर्भता कब होती है, जब अंतरोपण हो जाता है। और अंतरोपण कैसे हुआ था, कोरकपुटी किसमें रोपित हो गई थी भाई, गर्भाशय की अंतःपरत में। गर्भाशय की अंतःपरत में रोपित हो गई तो क्या हो गया, अंतरोपण हो गया। अब अंतरोपण होने के बाद में क्या होगा, पोस्ट कोरक। पोस्ट कोरक मतलब ट्रोपोब्लास्ट। पोस्ट कोरक अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। पोस्ट कोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं, अंगुली जैसी संरचनाएं बनती, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, जरायु अंकुरक, कोरियोनिक विलाय। ध्यान देना, इम्प्लांटेशन हो गया और इम्प्लांटेशन के बाद में जो पोस्ट कोरक है, पोस्ट कोरक क्या है यहाँ पर, ट्रोपोब्लास्ट। पोस्ट कोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं बन गई, इसको मैंने क्या बोल दिया, जरायु अंकुरक, कोरियोनिक विलाय, ठीक है। अब जरायु अंकुरक, जरायु अंकुरक ये किसके, भ्रूण के और गर्भाशय उत्तक। जरायु अंकुरक और गर्भाशय उत्तक ये दोनों क्या हो जाता है, आपस में अंतरांगुली युक्त। जैसे अंगुलियों को अपने इस तरह से फंसा लेते हैं, अंगुलियों को इस तरह से फंसा लेते हैं तो ये एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो जरायु अंकुरक किसके, भ्रूण के, ठीक है, और गर्भाशय उत्तक, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अंतरांगुली युक्त, इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या बनती है, यहाँ पर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का निर्माण होता है, ठीक है। और वो इकाई कौन सी होती है यहाँ पर, अपरा। अपरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, प्लेसेंटा, ठीक है। और प्लेसेंटा क्या काम करता है भाई, भ्रूण तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है, पोषण पदार्थों की आपूर्ति करता है। जो भ्रूण ने CO2 बाहर रिलीज करी है और उत्सर्जित पदार्थ जो निकाले हैं उनको अपरा बाहर लेकर के जाता है, ठीक है। अच्छा, अपरा जुड़ा होता है किससे, नाभि रज्जु से। नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से ये जुड़ा हुआ होता है। अपरा जो होता है भ्रूण की नाभि से ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अपरा किसी का काम करता है, अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है, ठीक है। अंतःस्रावी ऊतक मतलब कुछ हार्मोन भी स्रावित करेगा अपरा, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से हार्मोन यहाँ पर, एक तो कौन सा, HCG HPL, HCG HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, अपरा द्वारा ये दोनों हार्मोन गर्भावस्था में स्रावित होते हैं, ठीक है। यानी कि गर्भावस्था ऐसे हार्मोन, आपसे पूछा जाए कि ऐसे हार्मोन जो केवल गर्भावस्था में स्रावित होते हैं और अपरा स्रावित करता है। अपरा कौन कौन से स्रावित करता है गर्भावस्था में, HCG और HPL, दूसरे तो होते ही है, ठीक है, लेकिन ये केवल गर्भावस्था में होता है। कौन कौन से, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HCG का पूरा नाम क्या है भाई, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और HPL का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन, ठीक है। और भी दूसरे हार्मोन होते हैं यहाँ पर, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का भी स्राव करता है। कौन करता है भाई, अपरा करता है, ठीक है। और गर्भावस्था में अंडाशय के द्वारा एक हार्मोन और स्रावित होता है, उसका नाम क्या है भाई यहाँ पर, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन किसके द्वारा स्रावित हुआ, अंडाशय के द्वारा। कब हुआ, गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। और रिलैक्सिन क्या करता है यहाँ पर, श्रोणीय अस्थियों को क्या करता है, रिलैक्स करता है, ताकि बाद में यहाँ पर प्रसव आसानी से हो सके, ठीक है। तो रिलैक्सिन क्या करता है यहाँ पर, रिलैक्स करता है, ठीक है। किसके द्वारा स्रावित होता है, ये अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। किसको रिलैक्स करता है, ये श्रोणीय अस्थियों को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है HCG HPL और रिलैक्सिन हार्मोन केवल कब स्रावित होते हैं, गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से हार्मोन का लेवल भी यहाँ पर ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, HCG HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन। इनका लेवल भी क्या हो जाता है यहाँ पर, काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। कब, गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ये भ्रूण को यहाँ पर बताया गया है, भ्रूण जुड़ा हुआ है किससे, वाहिनियों सहित नाभि रज्जु। ये जो है ना, ये भ्रूण की नाभि से जुड़े हुए हैं, ये नाभि रज्जु हैं, ठीक है। ये पूरा क्या स्ट्रक्चर है, गर्भाशय का, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बना रखी है क्या, यहाँ पर अपरा रसांकुर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, गर्भाशय गुहा, पित्तकोष, और ये जो लटक रहा है यहाँ पर क्या है, ये भ्रूण एम्ब्रियो, ठीक है। ग्रीवांश प्लग, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भ्रूण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ रहे हैं अपन भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जब भी गर्भावस्था का पहला महीना होगा, फर्स्ट मंथ के दौरान क्या बन जाएगा, भ्रूण का हृदय, एम्ब्रियो हट। बढ़ते हुए भ्रूण को अपन किससे मतलब पहचान सकते हैं, यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगा करके उसकी हृदय की धड़कन को अपन आराम से सुन सकते हैं। तो पहले महीने में, गर्भावस्था के पहले महीने में भ्रूण का कौन सा अंग बन जाएगा भाई, हृदय बन जाएगा, ठीक है। और हृदय की गतियों को यहाँ पर सुना जा सकता है, स्टेथोस्कोप सुना जा सकता है। तो फर्स्ट मंथ एम्ब्रियो हट, सेकंड मंथ पैर और अंगुलियां बन जाएगी, भ्रूण की पैर और अंगुलियां बन जाएगी। थर्ड मंथ, तीसरे मंथ के दौरान क्या होगा, प्रमुख अंग तंत्रों का निर्माण हो जाएगा। प्रमुख अंग तंत्र कौन कौन, जैसे पैर और बाह्य जनन अंग अच्छी तरह से विकसित हो जाएंगे। कौन से मंथ के दौरान, तीसरा मंथ, थर्ड मंथ के दौरान क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रमुख अंग तंत्रों का निर्माण हो जाएगा। पहले महीने में क्या बना, भ्रूण का हृदय, सेकंड मंथ पैर और अंगुलियां, थर्ड मंथ प्रमुख अंग तंत्रों का निर्माण, ठीक है। फिफ्थ मंथ, 5वें महीने के दौरान क्या बनेंगे, भ्रूण की पहली गतिशीलता, और क्या बन जाएंगे, सिर पर बाल बन जाएंगे, सिर पर बाल क्या हो जाएंगे, उग जाएंगे। आपसे पूछे भ्रूण पहली बार कब हिल डुल रहा है भाई, भ्रूण की पहली गतिशीलता कब देखने को मिलेगी, 5वें महीने के दौरान। और भ्रूण में बाल कब उग जाएंगे, सिर पर बाल कब उग जाएंगे भाई, 5वें महीने के दौरान। छठे महीने में क्या होगा भाई, छठे महीने में क्या होगा, शरीर पर कोमल बाल उग जाएंगे, ठीक है। और आंखों की पलकें क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। और क्या बन जाएगी, यहाँ पर ब्रोनिया बन जाएगी। कब बन जाएगी, ये छठे महीने के अंत तक। और 9वें मंथ में क्या हो जाएगा, गर्भ क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। दोबारा बता देता हूं मैं, फर्स्ट मंथ एम्ब्रियो हट, भ्रूण का हृदय, सेकंड मंथ पैर और अंगुलियां, थर्ड मंथ प्रमुख अंग तंत्रों का निर्माण, ठीक है। फिफ्थ मंथ भ्रूण की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उगाना। सिक्स मंथ पूरे शरीर पर क्या उग जाएंगे, बाल उग जाएंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, आंखों की पलकें अलग अलग हो जाएगी। और क्या बन जाएगी, यहाँ पर ब्रोनिया यहाँ पर बन जाएगी। और 9वें मंथ तक क्या बन जाएगा, यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से क्या बन जाएगा, भ्रूण विकसित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक है यहाँ पर कौन सा, सगर्भता, प्रेगनेंसी। सगर्भता प्रेगनेंसी होती है, कितने माह की होती है भाई, ये 9.5 माह की, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, गर्भावधि, क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। गर्भ के बाहर निकलने की प्रक्रिया, जो गर्भस्थ शिशु होता है, भ्रूण जो होता है, उसके बाहर निकलने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। तो भी कौन सा है, सगर्भता कितने माह की है, 9.5 माह की है, गर्भावधि इसको बोलते हैं। गर्भ जब 9.5 माह की अवधि पूरी कर ली तो इसको बाहर निकलने की प्रक्रिया को अपन क्या बोल देंगे, प्रसव बोल देंगे, ठीक है। और ये क्या होती है, जटिल तंत्री अंतःस्रावी क्रियाविधि होती है। क्रियाविधि क्या होती है, समझते हैं अभी अपन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रसव कैसे होगा, जैसे मान लीजिए भ्रूण पूरी तरह से परिपक्व हो गया, तैयार हो गया, उसने संकेत दिया कि मुझे बाहर आना है, ठीक है। तो संकेत आएगा किससे, पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा संकेत आएगा कि मैं पूरी अच्छी तरह से परिपक्व हो गया हूँ, ठीक है। और किसी संकेत आएगा भाई अपरा से, किसी संकेत आएगा अपरा से संकेत आएगा, और किससे आएगा, पूर्ण विकसित गर्भ से, ठीक है। जिससे क्या होगा, यहाँ पर हल्के गर्भाशय संकुचन होंगे, ठीक है। गर्भाशय थोड़ा मात्रा में क्या होगा, संकोचन पैदा करेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, यहाँ पर गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त होगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। जिससे क्या होगा, माता की जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन स्राव करेगी, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। क्या हो गया, हार्मोन कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ध्यान देना, संकेत आ गया पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से हल्के गर्भाशय संकुचन उत्पन्न होंगे। और इससे क्या होगा, यहाँ पर गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त होंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, यहाँ पर मातृ पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन स्राव करेगी, कौन सा, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ये कहाँ पर कार्य करेगा, गर्भाशय पेशियों पर, गर्भाशय पेशियों पर कार्य करेगा। गर्भाशय पेशियों में क्या करेगा, संकुचन करेगा, ठीक है। अब जैसे गर्भाशय पेशी संकुचन होगी, ठीक है, दोबारा से ये मतलब प्रतिवर्त जाएगा, कहाँ पर, माता के पीयूष ग्रंथि के पास में। और माता की पीयूष ग्रंथि दोबारा से और ज्यादा मात्रा में क्या भेजेगी, हार्मोन भेजेगी। हार्मोन कौन सा, ऑक्सीटोसिन। और क्रिया लगातार बढ़ती जाएगी, संकुचन लगातार बढ़ते जाएंगे, प्रसव पीड़ा लगातार बढ़ती जाएगी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, प्रसव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है शिशु का जन्म हो जाएगा, ठीक है। शिशु का जन्म नाल द्वारा बाहर आ जाना को अपन क्या बोल देंगे, प्रसव बोल देंगे। शिशु का जन्म यहाँ पर हो गया है, ठीक है। क्लियर है, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है यहाँ पर, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन किसने स्रावित किया भाई, माता की पीयूष ग्रंथि ने, ठीक है। आगे है दुग्ध श्रवण, टॉपिक कौन सा है, दुग्ध श्रवण। अब प्रसव हो गया है तो बच्चे को पोषण भी तो चाहिए, ठीक है। तो माता को नवजात शिशु की आहार पूर्ति करने में मदद करता है, क्या, दुग्ध श्रवण, ठीक है। अब हार्मोन है ना, हार्मोन कौन सा माता में दुग्ध श्रवण करवाएगा भाई, प्रोलैक्टिन। कौन सा, प्रोलैक्टिन, ठीक है।
और आरंभिक दिनों का जो दुग्ध होता है उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रथम स्तन्य या फिर क्या बोलते हैं खीस बोलते हैं, ठीक है। और खीस को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, कोलोस्ट्रम। इसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है, IgA। शुरुआत में प्रसव के बाद में 3 से 4 दिनों के दौरान क्या होगा, यहाँ पर जो दूध निकलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पीले रंग का दूध होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। इसमें क्या होती है, एंटीबॉडी IgA, जो शिशु की रक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चैप्टर क्या हो गया अपना, खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।